हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। माई सेल्फ पंचल सिंह। तो हम लोग हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दूसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया। पहला टॉपिक क्या डिस्कस किया था? हिंदी की बोलियां। तो आज दूसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वर्णमाला। कौन सा चैप्टर? वर्णमाला। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, और चाहे कोई भी एग्जाम हो, 2-3 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आते ही आते हैं। तो हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं? वर्णमाला। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग कुछ वर्णमाला के बारे में जानते हैं। तो क्या लिखा है? वर्णमाला। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यानी कि ध्वनि की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके। मतलब कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिख रखा है? अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। डिफिनेशन क्या लिख रखी है? डिफिनेशन क्या लिख रखी है? अक्षर जो है दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनता है। अक्षर जो है दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर के बनता है। अब आप लोग देखिएगा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? अब वर्ण विच्छेद जैसे कि हमने राम का वर्ण विच्छेद किया। ठीक है, राम का वर्ण विच्छेद किया तो हमने क्या किया? रा के नीचे हलंत लगाया, आ, माँ के नीचे हलंत और आ। अब जो है हलंत लगा देने से यह स्वतंत्र हो जाता है, ये वर्ण का रूप ले लेता है। इससे ज्यादा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि जो ये राम है ये क्या है? ये अक्षर है। क्या है? ये अक्षर है। और कितने वर्णों से मिलकर के बना है? ये कितने वर्णों से मिलकर बना है? 1 2 3 4, यानी कि 4 वर्णों से मिलकर के ये अक्षर राम बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं स्वर। स्वर के बारे में। ठीक है, तो स्वर देखिएगा, स्वर को अच भी बोलते हैं। स्वर को क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। कभी कभी उस स्वर को क्या बोलते हैं? अच भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसका जो है स्वतंत्र उच्चारण होता है। ठीक है, मतलब कि जो स्वर होते हैं उनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, मतलब किसी पे निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी में कुल स्वरों, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में कुल शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी, जैसे बोल रहा हूँ एग्जैक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा, तभी आप क्या टिक करेंगे? 10। यानी कि कुल शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, जैसे बोल रहा हूँ एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, तभी वो टिक करेंगे जो हम बताएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या टिक करेंगे? 11। तो यानी 11 कौन सा आ जाता है? कौन सा आ जाता है? ऋण। कौन सा आ जाता है? ऋण। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, अगर आपसे पूछे कि वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। कितनी है? 13 है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं स्वर, मतलब कि स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जानिएगा स्वर कौन कौन से होते हैं। आ, ई, उ, ऋण, ए, ओ, औ। ठीक है, तो ये कितने स्वर हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हैं? 11 है। ठीक है, कुल कितने हैं? 11। अब आप लोग सोच रहे होंगे वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी हमने बताई? 13। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये दो कौन से हैं? तो ये दो कौन से हैं? आयोग वाह। कौन कौन से? अंग और आह। अंग और आह। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर लिख पा रहे हैं तो लिख लीजिएगा। मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। जैसे कि आ है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? आ है तो उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्वर और उच्चारण स्थान हम लोग समझते हैं। स्वर और उनके उच्चारण स्थान। तो स्वर कितने होते हैं? 11। आ, ई, उ, ऋण, ए,
ए ओ औ, ठीक है। तो देखिएगा आ, ठीक, आ बोल के देखिए एक बार, आ कहाँ से आवाज आ रही? कंठ से। तो ये कौन सा इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। आ, ठीक। अब ई को बोलिए, ई कहाँ से? ताल, ये जो तालु होता है इससे जो है जीभ वहां टकराएगी। बोलिएगा ई, जीभ जो है ऊपर वाले तालु में टकरा रही है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालब। अब ऊ बोलिए, ओठ से जो है आवाज आ रही है ना, ऊ, तो ये कौन सा उसका उच्चारण स्थान है? ओष्ठ। अब ये ऋण क्या है? मूर्धन्य, यानी कि जीभ जो है पलट जाएगी, ऐसे हो जाएगी, जीभ जो है थोड़ा पलटने लगी, ऋण, जीभ जो है ऊपर जो है मुड़ने लगती है, यानी कि मूर्धन्य। अब देखिए ए, अब ये मतलब कौन से इसको उच्चारण स्थान है? कंठ और तालु। मतलब कंठ से भी आवाज आएगी और तालु से भी आवाज आएगी। बोल के देखिएगा, ए, ठीक है। अब ओ मतलब कंठ से भी आवाज आएगी और ओठ से भी आवाज आएगी, कंठ से भी आवाज आएगी और ओठ से भी आवाज आएगी, यानी कि ओ, ठीक है। तो इसके जो है ये क्या है? उच्चारण स्थान है, ठीक है। अब व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोग वर्गीकरण देख लेते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण हमने क्या किया? मूल स्वर और संधि स्वर। और मूल स्वर में कौन कौन से स्वर हमने डाले? कौन कौन से स्वर डाले हमने? आ, ई, उ, ऋण। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋण। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋण, ठीक है। अब संधि स्वर में हमने क्या डिवाइड किया? दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक को हमने दिया दीर्घ स्वर नाम, एक को हमने दिया संयुक्त स्वर नाम। एक को हमने दिया दीर्घ स्वर नाम, एक को दिया हमने संयुक्त स्वर नाम। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन? जिसमें कि थोड़ा सा ज्यादा समय लगे तो उनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। तो जैसे पढ़िए आ, ई, ऊ, ठीक है। तो आ, ई, ऊ। अब दूसरा क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब कि दो, मतलब जैसे कि अब यहाँ देखिए कंठ और तालव्य, यही से आपको क्लियर होगा। कंठ और तालव्य मतलब कि दो, देखो कंठ से भी निकल रही आवाज और तालु से भी निकल रही, यानी कि ए, ओ, यानी कि कंठ और ओष्ठ, यानी कि इसमें भी दो से आवाज निकल रही, कंठ और ओष्ठ से। तो यानी संयुक्त स्वर कौन से होंगे? ए, ओ, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं उच्चारण काल के स्थान पर जो है मतलब कि वर्गीकरण। उच्चारण काल के स्थान पर हम लोग वर्गीकरण करते हैं। जिन स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा, कर लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं उच्चारण काल के आधार पर वर्गीकरण। तो उच्चारण काल के आधार पर वर्गीकरण हम लोग करते हैं। स्वरों का जो है उच्चारण काल के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करते हैं। देखिएगा उच्चारण काल के आधार पर हमने वर्गीकरण तीन तरह से किया है। पहले क्या है? लघु स्वर। लघु स्वर को दो और नाम से भी बोल देते हैं। कभी कभी पूछ लेता है हास्य स्वर कौन से, कभी कभी क्या पूछ लेता है? हास्य स्वर, कभी कभी पूछ लेता है मूल स्वर। तो लघु स्वर, हास्य स्वर और मूल स्वर एक ही बात है। तो कौन कौन से स्वर होते हैं? छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण। कौन कौन से होते हैं? छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। अब आते हैं हम लोग दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में देखिएगा, दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है? जिसमें कि 2 गुना समय लगता है, यानी कि 2 गुना टाइम लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये कौन कौन से हैं? ये कौन कौन से शब्द हैं? आ, ई, उ, ए, ओ और औ, यानी कि जिसमें 2 गुना टाइम लगता है। तो इनको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। कभी कभी पूछ लेता है गुरु स्वर, इन्हीं को क्या बोलते हैं? गुरु स्वर, ठीक है। आप देखिएगा विलुप्त स्वर, मतलब कि जो लुप्त हो गए स्वर उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि राम, ठीक है। तो इसमें क्या 3 गुना समय लगता था, अब ये जो है लुप्त हो गए हैं ये स्वर, ठीक है। अब देखिएगा जीवा के आकार, यानी कि जीव के क्रियाशीलता के आधार पर हमने जो है स्वरों का वर्गीकरण किया। खूब पूछा जाता है, ठीक है, और लोग इसको छोड़ के चले आते हैं। जैसे कि आप पूछता है कभी कभी अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर, या अग्रस्वर मतलब कि बिल्कुल आगे से जो बोले जाते हैं, जो टंग के बिल्कुल आगे से बोले जाते हैं, यानी कि जैसे कि ए, ई, खुद बोल के देखिएगा पता चलेगा, ठीक है। अब मध्य स्वर, मध्य स्वर मतलब कि बिल्कुल एकदम बीच से आवाज आए, जैसे आ, ठीक।
तो यानी कौन सा हो गया ये मध्य स्वर कौन सा है अ, और अग्र स्वर कौन से ए ई, ठीक है। मध्य स्वर कौन सा है अ, छोटा अ, ठीक है। अब पश्च स्वर मतलब कि बिल्कुल एकदम पीछे से आवाज आए, यहां से बिल्कुल आवाज होती हुई निकले, जैसे आ ऊ ओ, ठीक है। तो यानी कि पश्च स्वर कौन कौन से हो गए आ ऊ ओ और ओ, ठीक है। तो अब हम लोग आगे इसके आगे हम लोग क्या बात करते हैं, इसके आगे हम लोग एक तरह से और इसका वर्गीकरण करते हैं, मुख आकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन वहां से भी खूब बन रहे हैं, ठीक है। तो अब मुख आकृति के आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। जो लोग स्क्रीनशॉट न लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। ले लिया, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। मुख आकृति के आधार पर अब वर्गीकरण करते हैं स्वरों का, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं। देखिएगा, मुख की आकृति के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि मुख की आकृति मतलब कि मुख किस तरह से जो है चलता है, उस प्रकार से हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि समृत स्वर, समृत स्वर पिछले पेपर में खूब पूछा गया, एक समृत स्वर एक विव्रत स्वर, ठीक है। समृत स्वर और विव्रत स्वर। अब देखिएगा, समृत स्वर मतलब कि मुख बिल्कुल खुला ना रहे, मतलब कि मुख जो है बिल्कुल ना खुला रहे। जैसे कि बोल के देखिएगा, आप लोग साथ में बोलिएगा ई उ ई उ ऊ, ठीक है। तो जैसे कि आप बोले अर्ध समृत, यानी कि आधा मुख बंद रहे, मतलब कि आधा मुख बंद रहे। जैसे कि ए ओ साथ में बोलिए ए ओ, ठीक। अब जैसे अब आया विव्रत। अब विव्रत स्वर खूब पूछा गया पिछले पेपरों में, आप लोग उठा के देखिएगा, खूब पूछा गया है। अब विव्रत स्वर में क्या है आ, मतलब कि पूरा मुख खुल जाए, आ पूरा मुख खुल जाए, जैसे आ, ठीक है। अब अर्ध विव्रत, अब कौन सा आता है आगे अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत मतलब कि आधा मुख खुला रहे, अर्ध विव्रत मतलब आधा मुख खुला रहे। तो जैसे कि आ ए ओ, आ ए ओ, आ ए ओ, ठीक। अब हम लोग जो है इसको किस आधार पर वर्गीकरण करने जा रहे हैं, ओष्ठ मतलब कि ओठ के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण देखिएगा। जैसे कि व्रतमुखी, व्रतमुखी मतलब कि जब किसी भी स्वर को बोलते समय मुंह गोल हो जाए, गोल मुख, गोल मुख, इसे जानने की जो है ये ट्रिक ही समझ लीजिएगा। व्रतमुखी मतलब कि गोल मुख हो जाए, जैसे कि ऊ ओ, तो यानी कि पहचानने की जो है सुविधा हमने क्या लिख रखा है, गोल मुख, जैसे ऊ ओ, ठीक है। अब आगे क्या है आवृतमुखी, आवृतमुखी बाकी बचे हुए स्वर आवृतमुखी, यानी कि आ ई ए, ठीक है। आवृतमुखी ये हो गए, आवृतमुखी कौन से हो गए आ ई, ठीक है, ए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट ना करना हो तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, उच्चारण वायु के आधार पर वर्गीकरण इसका देखते हैं हम लोग। जितना मैं करा रहा हूं सब पूछा जाता है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं या फिर लगा रहे हैं या फिर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, सब पूछा जाता है एक तरफ से, ठीक। और मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक। चलिए देखिए आगे। तो उच्चारण में वायु पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि अनुनासिक, अनुनासिक, अब देखो बोलने में अनुनासिक मतलब नाक पे जोर पड़ रहा है, अनुनासिक यानी कि वायु जो है मुख व नाक दोनों से निकले और चंद्र बिंदु लगाओ, मतलब कि जब हम किसी शब्द को बोले तो उसमें जो है नाक और मुख दोनों से वायु निकले और चंद्र बिंदु लगाओ, जैसे आ चल, ठीक, आ चल, ठीक। जैसे कि आ, ठीक है, इस तरह के शब्द। अब जैसे आगे निरुनासिक, निरुनासिक मतलब कि वायु केवल मुख से निकलती है, वायु केवल मुख से निकलती है, यानी नाक पे जोर नहीं पड़ने वाला है। अब हम लोग जाने लेते हैं स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी होती है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी मात्राएं पूछ लेता है।
अब जैसे कि आ, ठीक है, छोटा आ, तो छोटा आ को अमात्रिक स्वर कहते हैं। आप लोगों से कभी कभी एग्जाम में पूछेगा अमात्रिक स्वर कौन सा है, तो अमात्रिक स्वर कौन सा है, छोटा आ। अमात्रिक स्वर कौन सा है, छोटा आ, ठीक है। तो अब ये मात्रा किसकी है, बड़ा आ की। ये किसकी है, छोटी ई की। ये क्या है, बड़ी ई की। और ये क्या है, छोटू ऊ की मात्रा। ये क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा। ये क्या है, ऋण की मात्रा। ये क्या है, ओ। ये क्या है, ओ। ये क्या है, औ। ये क्या है, औ। और ये क्या है, ए की मात्रा है। ये कहे की मात्रा है, ए की मात्रा है। ये कहे की मात्रा है, आई की मात्रा है। ये कहे की मात्रा है, आई की मात्रा है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। हो गया। तो आज हम लोग ने जो है स्वर के बारे में जितना कुछ होता है सब कुछ हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब आगे क्या हम लोग बात करेंगे, इसके आगे क्या है, मतलब क्या है, स्वर हो गया। अब क्या बाकी रह गया, व्यंजन। क्या बाकी रह गया, व्यंजन। यानी कि अब हम लोग क्या किस विषय में डिस्कस करेंगे, व्यंजन। यानी जैसे कि हमने स्वरों को टाइप बाय टाइप करके जो है अलग अलग जो है तोड़ के हम लोगों ने पढ़ा है स्वरों को, उसी तरह हम लोग व्यंजन को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।